तो आज के क्लास में अब हम लोग पढ़ते हैं जो वेल्डिंग का न्यू टॉपिक है वो है क्या, एलिड प्रोसेसेज। ठीक है। अभी तक जो हम लोग वेल्डिंग का टाइप पढ़े हैं, जैसे कि जो भी आर्क वेल्डिंग है के उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग है। ठीक है। उसके बाद केमिकल वेल्डिंग है, जो रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग है, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग है। यानी सब में कहीं ना कहीं हम लोग जो जितना भी टाइप्स का, और साथ में एक गैस वेल्डिंग भी है ना। तो ये सब में हम लोग जो हीट सोर्स यूज करते थे आर्क में, आर्क वेल्डिंग में आर्क का रेजिस्टेंस में बाय रेजिस्टेंस की मदद से फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट करते थे, है ना। केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग हीट जनरेशन करके, जैसे थर्मिट वेल्डिंग जो था वो हम लोग का क्या था, एक केमिकल रिएक्शन का ही वेल्डिंग था। रेडिएंट एनर्जी में जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है ना, लेजर बीम वेल्डिंग, ये सब क्या है, एक तरह का रेडिएंट एनर्जी है। गैस वेल्डिंग जहां पर हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों का, दो सिलेंडर यूज करते थे। एसिटिलीन एक क्या है, फ्लामेबल गैस है जिसको हम बर्न करवा के हीट सोर्स जनरेट करते थे, और जो दो मटेरियल को ज्वाइंट करने में हम यूज करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो भी वेल्डिंग का अभी तक हम लोग टाइप पढ़े हैं, या तो उसमें हम लोग इतना हीट सोर्स जनरेट करते थे कि जो भी वेल्ड मेटल है वो मेल्ट कर जाए, या फिर हम लोग फिलर मेटल को मेल्ट करते थे, है ना। या फिर हम लोग कहे तो यहाँ पर जैसे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में जहाँ पर मटेरियल को सॉफ्ट करके अंडर प्रेशर उसको अप्लाई करके ज्वाइन कर देते थे, है ना। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग में मटेरियल को पिघला के ही, थर्मिट वेल्डिंग में भी हम मेटल को पिघलाते थे, है ना। तो अभी तक जितना भी टाइप्स हम लोग मेटल का पढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट तक उसको अगर हम हीट सोर्स देते थे, या फिर मेल्टिंग पॉइंट नहीं देते थे, तो इतना जरूर देते थे कि मटेरियल क्या हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। तो ये सब हो गया। इन सब से एक डिफरेंट जो, और ये जितना भी वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग टोटल वेल्डिंग ही एक क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग दो मेटल को या दो प्लेट को हम क्या करते हैं, इस कोई भी मेथड्स हो वेल्डिंग का, सब में हम ज्वाइन ही करते हैं। ठीक है। तो ज्वाइनिंग करने का एक जो और प्रोसेस जो जो सबसे डिफरेंट है ना। डिफरेंट क्या मतलब, ये भी तो ज्वाइंट ही करता है, लेकिन इसका मेथड ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसका अलग है, वही है हमारा एलिड प्रोसेसेज। ठीक है। तो एलिड प्रोसेसेज के थ्रू हम किस तरह के मेटल को ज्वाइन करते हैं, तो इसमें देखिए कि कहता है कि इफ द पेरेंट मटेरियल कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, मतलब हो गया कि जिस दो मेटल को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मेटल ही हमारा क्या कहलाता है, पेरेंट मेटल। तो अगर ये पेरेंट मेटल हमारा ऐसा हो ये कि हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड नहीं कर पाए, मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो हो सकता है इसका स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या पिघल के इसका अपना शेप बिगड़ जाए। तो कहने का मतलब जब तक ये हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड नहीं करता है, या फिर कुछ पार्ट को ऐसा हम ज्वाइन करते हैं जो क्या हो, डेलिकेट हो या इंट्रिकेट हो, है ना, या फिर मटेरियल जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, थिकनेस हो, है ना, जिसको हम लोग इन सब के द्वारा, जब बाकी जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें जो, क्योंकि हीट एनर्जी जनरेट होती है और उसका जो हीट एनर्जी का वैल्यू होता है वो काफी हाई होती है, तो उस हाई उतना हमें हीट की जरूरत नहीं होता है ना। यानी कि ऐसे वेल्ड करने के लिए ये सब प्रोसेस से अगर हम वेल्डिंग करें तो वैसे प्रोसेस से हमें ये डिफिकल्ट हो, तो ऐसे वेल्डिंग करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एलिड प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है। तो एलिड प्रोसेस भी क्या है, ये भी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ये भी एक वेल्डिंग के ही टाइप्स में आता है। इसके एलिड प्रोसेस के थ्रू भी हम किसी कहीं ना कहीं दो मेटल्स को या दो प्लेट को, या फिर उसको मतलब कुछ मॉडिफिकेशन होता है वो सब, या डिपोजिशन होता है वो सब, हम लोग एलिड प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो जनरली एलिड प्रोसेस को तीन भाग में, तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सोल्डरिंग,
दूसरा है ब्राजिंग और तीसरा है एडहेसिव बॉन्डिंग, है ना। इसका हम बहुत ही पॉपुलर नाम सुनते रहते हैं जनरली। सोल्डिंग करना है, ब्राजिंग करना है, एडहेसिव बॉन्डिंग करना है, ये तीनों का तीनों ही क्या है, एक एलिड प्रोसेस का टाइप्स है। तो सोल्डिंग वगैरह से तो हम लोग बहुत वाकिफ है, क्योंकि ये जनरली हम लोग भी यूज करते हैं, घर में भी यूज करते हैं, या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान सब मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जहाँ ठीक किया जाता है वहां पर तो सोल्डिंग का काफी वाइडली यूज है ना। तो हम समझते हैं सोल्डिंग क्या है। देखिए सबके फ्लक्स दिया हुआ है कि सोल्डिंग में जो हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं वो होता है जिंक क्लोराइड। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। और ब्राजिंग के लिए हम फ्लक्स यूज करते हैं वो है बोरेक्स। और एडहेसिव बॉन्डिंग तो खैर एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। उसमें से पहला है सोल्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि ये दो प्लेट है, हमको जिसको क्या करना है, सोल्ड करना है, तो हम लोग याद रखेंगे सोल्डिंग प्रोसेस जो होता है ये लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब हो गया कि ऐसा ज्वाइनिंग प्रोसेस जिसका टेम्परेचर 450 डिग्री से अगर कम रहता है, और 450 डिग्री से कम टेम्परेचर के ऊपर ही हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं, तो वही प्रोसेस जो है ये कहलाता है सोल्डिंग, ठीक है। सोल्डिंग में जो दो बेस प्लेट है, यहाँ पर दोनों प्लेट को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो उसमें एक फिलर रॉड यूज करते हैं जिसको सोल्डर कहा जाता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस है कि पहले हम क्या करते हैं कि जिस जिस दो सरफेस, जैसे कि अभी ये सरफेस और ये सरफेस दोनों ही मेटल का, ये दोनों सरफेस के बीच में ज्वाइनिंग होगा, तो इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं अच्छी तरह से, है ना। क्लीन करने के लिए मान लीजिए, क्योंकि कोई भी मेटल प्लेट जो होता है अगर बहुत दिन से ये रखा हुआ है या पुराना है, तो इसके ऊपर ये एक मतलब ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ रहता है। यानी कि चूंकि मेटल को का गुण होता है ऑक्सीडेशन करने का, तो अगर हमारा ऐसा प्लेट जो कि ऑक्सीडाइज करने वाला मेटल्स है, तो उसके सरफेस पर एक लेयर जो डिपॉजिट रहता है वो ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट रहता है। तो सबसे पहला हमको पर्पस होता है कि यहाँ से ये ऑक्साइड लेयर को हम क्या कर दें, हटाएं। क्योंकि ऑक्साइड लेयर अगर रहेगा और इसी के ऊपर हम लोग सोल्डिंग कर देंगे तो वो सोल्डिंग जो है वो जॉइंट जल्दी उखड़ जाएगा, वो टाइट नहीं रह पाएगा, मतलब स्ट्रेंथ जो है उसकी कमजोर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पर जो ऑक्साइड लेयर है इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मतलब कपड़ा भी आता है, कपड़ा से खूब पोंछ देते हैं, चाहे हम लोग इसे वायर ब्रश, ठीक है, वायर ब्रश का यूज करते हैं, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सेल सोल्डिंग जो के लिए क्लीनिंग जो करते हैं वायर ब्रश से, हम लोग पहले ब्रश मारते हैं, काफी देर तक ब्रश मारते हैं ताकि ऊपर का जो ऑक्साइड लेयर है वो पूरी तरह से हट जाए। या फिर एक इमरी क्लॉथ होता है जो एक तरह का कपड़ा होता है, और वो कपड़ा को इस पर रगड़ेंगे तो उसके बीच में काफी हाई फ्रिक्शन जनरेट करता है, और वो पूरी तरह से इसके सरफेस को क्या कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। या फिर कोई स्टील वूल यूज करेंगे। तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसका यूज करके, तो वायर ब्रश सबसे कॉमन है। इसको इससे हम लोग दो चार बार इसको अच्छी तरह से घस देते हैं तो ऊपर का ऑक्साइड लेयर जो है वो हट जाता है ना। इस तरह से दोनों प्लेट को हम वही काम करेंगे कि पहले ऑक्साइड लेयर को हटाएंगे, उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं कि फ्लक्स को उस बीच में अप्लाई करते हैं, क्योंकि फ्लक्स का काम है कि ऑक्सीडेशन से बचाना। क्योंकि जब हम इसको सोल्डिंग करने जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों ही प्लेट क्या होगा, गर्म होगा। तो उस हाइट उस टेम्परेचर पर इसके पास जो ऑक्सीजन गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए उस समय फिर से ये, क्योंकि अभी तो हम वायर ब्रश को लगा के इसका ऑक्साइड लेयर को हटाए हैं, अगर सोल्डिंग करते वक्त फिर से ऑक्साइड लेयर बन गया तो फिर सोल्डिंग हमारा कमजोर रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें
फ्लक्स को पहले डालते हैं ताकि अभी आगे ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोल्डर रॉड जो होता है जिसको हम सोल्डर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर फिलर मटेरियल जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक फिलर मटेरियल है। तो सोल्डिंग के केस में जो है इसको हम लोग सोल्डर कह देते हैं कि एक सोल्डर लेते हैं और इसमें अगर ये सोल्डर एज ए इलेक्ट्रोड टाइप का होता है तो इसी से हमारा करंट भी जनरेट, मतलब इससे हीट आता है, तो हीट सोर्स भी इसी से जनरेट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेटल को मेल्ट करके, जो सोल्डर मेटल है उसको हम लोग मेल्ट करते हैं, और ये जो दोनों का गैप होता है, यहाँ जो दो प्लेट ज्वाइन हो रहा है इसका गैप हम देख रहे हैं कि बहुत ही क्या होता है, मतलब मिनिमम गैप होता है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल गैप होता है दोनों प्लेट के बीच में। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा डायरेक्ट मेटल को हम पिघलाएंगे तो ये इतना छोटा गैप होता है कि वो ठीक से अंदर जो है वो मूव नहीं कर पाएगा अंदर। तो इसको ये क्या करते हैं कि हम मेटल को यहाँ पिघला के एक जगह डिपॉजिट करते हैं। ये मेटल यहाँ से क्या करता है कि बाय कैपिलरी एक्शन, यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से सब लोग वाकिफ होंगे कि कैपिलरी एक्शन क्या है। तो जैसे हम लोग एक लैंप भी जलाते हैं तो लैंप में भी हम लोग यहाँ पर बर्नर लगाते हैं, यहाँ पर बर्नर होता है और हमारा ऑयल यहाँ पे भरा हुआ रहता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑयल जो है सीप करते हुए जो है बर्नर के टॉप पॉइंट पे आ जाता है और तब जाकर के यहाँ पर जो है आग का फ्लेम जलता है। तो यहाँ पर जो ऑयल का ट्रांसफर हो गया, उसका स्टोरेज जहां पर है वहां से जहां पर बर्नर है वहां पर, ये बाय कैपिलरी एक्शन से। तो वही चीज, यही कैपिलरी एक्शन यहाँ भी यूज होता है कि हम लोग एक जगह वेल्ड मेटल जो डिपॉजिट जिसको ज्वाइनिंग करना है वो सोल्डिंग से हम लोग यहाँ पर मोल्टेन मेटल को डिपॉजिट करते हैं। ये मोल्टेन मेटल जो है कैपिलरी एक्शन से इस दोनों गैप को क्या कर देता है, भर देता है। और गैप भर दिया तो फिर हम इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ये क्या हो गया, दोनों ही ज्वाइंट हो गया। तो ज्वाइंट हो गया तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कि सोल्डिंग हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, सोल्डिंग हो गया। अब इसके बाद है कि अगर मान लीजिए कि इस पर कुछ ऑक्साइड लेयर वगैरह सब डस्ट सब ये है, तो बाद में हम इसको क्लीन करने के लिए हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कि इस पर कभी भी हम लोग कोल्ड वाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर अगर डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कोरोजन हो जाएगा इसका, है ना। इसीलिए जब हम लोग कूलिंग करेंगे तो ज्वाइंट के ऊपर क्या डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, ताकि जो भी इसमें पहले हम लोग क्योंकि फ्लक्स डाल दिए थे ना, तो उस फ्लक्स को भी तो हटाना है, तो हॉट वाटर से उसको हम लोग वॉश कर देते हैं, ताकि जो उसमें जो फ्लक्स हम लोग पहले डाले थे वो फ्लक्स इस ज्वाइंट से क्या हो जाए और पूरी तरह से निकल जाए। ऐसे भी फ्लक्स की डेंसिटी लोअर होता है, वो मतलब हमेशा साइड वाला जो गैप होगा या साइड में जाके ही जमा होगा फ्लक्स। क्योंकि वो एक तो साइड में जमा होने से दो फायदा है, एक तो वो आसानी से बाहर भी निकल जाएगा और दूसरा चीज की वो कवर भी प्रोवाइड करता है वेल्ड मेटल को, यानी कि सोल्डिंग को कवर अप देता है कि एटमॉस्फेरिक गैस ना जाए। तो फिर हम उसे हॉट वाटर से उस फ्लक्स को वॉश कर देते हैं। इसी में एक टर्म है कि अगर हम लोग लेड पाइप का सोल्डिंग करते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है वाइपिंग। ठीक है, तो सोल्डिंग का जो एक्सटेंसिवली यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है ना। इसका देखिए सोल्डिंग का ज्वाइंट बहुत मतलब हाई स्ट्रेंथ का ज्वाइंट नहीं होता है, मतलब सोल्डिंग का ज्वाइंट कमजोर ज्वाइंट होता है। इसीलिए हम लोग सोल्डिंग का यूज हम लोग वहां नहीं करेंगे जहां पर हैवी लोड लग रहा हो, है ना, तुरंत टूट ही जाएगा, बहुत ही मतलब इसका ज्वाइंट कमजोर होता है। इसीलिए जहां पर लोड जैसा कोई समस्या ना हो वहीं पर हम सोल्डिंग करते हैं। जैसे हम लोग जो हमारा सर्किट प्लेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं सर्किट प्लेट होता है, उसमें हम लोग कोई तार को क्या कर दिए, वेल्डिंग कर दिए। तो इस तार पर तो हम लोग कभी भी फोर्स तो लगाते नहीं है, इसको घींच घाच नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये ज्वाइंट रहेगा, है ना। अगर यही चीज को वायर को अगर हम लोग फोर्सली अगर खींच दे तो फिर ये सोल्डिंग यहाँ से उखड़ जाएगा।
तो इसका सोल्डिंग ज्वाइंट बहुत हार्ड ज्वाइंट नहीं होता है, मतलब इसका ज्वाइंट का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कमजोर होता है, इसीलिए हम इसका यूज कहीं पर भी जो लोड में मतलब कैरिंग मेंबर है उसको ज्वाइंट करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यूज जनरली यही कॉपर का ज्वाइंट जो कि वायर सब हो गया है ना, सर्किट प्लेट हो गया है ना, या फिर कोई ऐसा प्रीसियस मेटल जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सब का ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग सोल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। सेकेंड है ब्राजिंग। ब्राजिंग क्या है, तो ब्राजिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल सोल्डिंग के जैसा ही है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा 450 डिग्री सी से एभव है। मतलब हो गया जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस जो कि जिसकी टेम्परेचर 450 से ज्यादा हो, उस 450 से ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म करने वाला जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो हमारा ब्राजिंग कहलाता है ना। बिल्कुल ये भी सोल्डिंग के जैसा ही है, लेकिन सोल्डिंग का है कि 450 डिग्री से टेम्परेचर लोअर होना चाहिए, और ब्राजिंग का है कि 450 डिग्री से एभव होना चाहिए, लेकिन जो है ये उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से छोटा होना चाहिए। ये भी याद रखेंगे, ब्राजिंग प्रोसेस 450 डिग्री सी से एभव होना चाहिए, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर हम लोग पूरा मेल्टिंग नहीं कहें तो सॉलिडस टेम्परेचर, जैसे कि इस बुक में यूज किया है कि सॉलिडस टेम्परेचर। सॉलिडस टेम्परेचर किसको कहते हैं, तो सॉलिडस टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जहां पर हमारा जो भी सॉलिड है वो अपना सॉलिडिटी खोने लगता है, मतलब वहां से उसका सॉलिड का लिक्विफेशन स्टार्ट हो जाती है। मेल्ट नहीं किया है, लेकिन अब वो सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे वहां तक के टेम्परेचर को ही हम लोग सॉलिडस टेम्परेचर कहते हैं। तो ब्राजिंग प्रोसेस 450 डिग्री से एबव बट सॉलिडस टेम्परेचर से लोअर पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें फ्लक्स के रूप में हम लोग बोरेक्स है ना, ये कंपटीशन में पूछता है ज्यादातर, तो याद रखेंगे ब्राजिंग के लिए हम फ्लक्स यूज करते हैं वो है बोरेक्स। तो इसमें भी हम लोग जो जनरली बोरेक्स हो गया, तो इसका भी मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम है। यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है कि ये देखिए कि हमारा ये बेस मेटल है, हम लोग वही काम करते हैं कि पहले हम लोग इसके जिस मेटल के सरफेस को ज्वाइन कर रहे हैं, इस सरफेस को पहले हम अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं, वायर ब्रश से क्लीन कर देते हैं, यानी यहाँ के ऑक्साइड लेयर को हटा देते हैं, है ना, ताकि प्योर मेटल जो है यहाँ पर आ जाए। तो ऑक्साइड लेयर को हम पहले क्लीन कर देते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, फ्लक्स को डाल देते हैं, है ना। और फिर ये हमारा हीटिंग कोई टॉर्च है जिस जो कि हमारा हीट सोर्स देता है, और यहाँ पर ये इसको हम लोग क्या करते हैं, पिघलने देते हैं। या फिर फ्लक्स जो हम यूज करते हैं, ये फ्लक्स या तो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारा यहाँ पर वेल्ड मेटल भी हो, वेल्ड मेटल के ऊपर जो है कोटिंग किया हुआ है ना, यानी कोटेड वेल्ड मेटल भी होता है। या फिर हम फिलर मेटल अलग से यूज करते हैं और फ्लक्स भी डालते हैं, और फिर उसको हम लोग इस टॉर्च की मदद से उस फिलर मेटल को पिघला देते हैं। और ये पिघला हुआ जो मेटल है फिलर मेटल, वो भी इसमें बाय कैपिलरी एक्शन, क्योंकि गैप क्या है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, तो बाय कैपिलरी एक्शन से ये क्या होगा, दोनों में फील होगा। तो इस तरह से जो ज्वाइंट हमारा क्रिएट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्राजिंग। तो ब्राजिंग का जो मतलब ब्राजिंग ज्वाइंट का हम लोग ऐसे, ब्राजिंग ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होगा, इसका स्ट्रेंथ वो सोल्डिंग से ज्यादा होगा। याद रखेंगे कि जो ब्राजिंग ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो सोल्डिंग ज्वाइंट के स्ट्रेंथ से थोड़ा ज्यादा होता है। तो वही सब सारा बात इसमें जो है वही चीज लिखा हुआ है कि सेम प्रोसेस जो है सोल्डिंग की तरह ही। अब उसमें भी है कि हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि फ्लक्स जो है वो साइड आएगा, तो फिर हम बाद में जब ज्वाइंट हो जाती है और हम लोग उसको कूल कर देते हैं, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो फिर हम उस फ्लक्स को जो है बाय हॉट वाटर की मदद से मतलब वॉश कर देते हैं, है ना।
साफ कर देते हैं तो फिर फ्लक्स हट जाती है और ज्वाइंट जो है वो हमारा पूरी तरह से स्ट्रेंथ आ जाता है ना। यहाँ पर भी एक फिगर है कि ये हमारा ब्रास फिलर मेटल के रूप में, यहाँ जैसे ब्रास का यूज किया है और ये क्या है, बेस मेटल है, और इसी में बोरेक्स डाल दिया फ्लक्स के रूप में, ज्वाइंट हो गया, बोरेक्स हमारा टॉप सरफेस पे आ गया, पूरा जो ब्रास फिलर मेटल है वो बीच में मतलब बॉटम में चला गया, और बाद में इस पर हम हॉट वाटर की सप्लाई करके जो फ्लक्स है उसको हम वॉश कर देते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है, ब्राजिंग। ठीक है, दोनों में अंतर क्या हुआ, तो ब्राजिंग 450 डिग्री से एबव टेम्परेचर एंड बिलो सॉलिडस टेम्परेचर पे वो होता है तो ब्राजिंग कहलाएगा, और 450 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर पे अगर हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो वही सोल्डिंग कहलाएगा। दोनों एक ही चीज है, बस केवल नाम अलग अलग है। ब्राजिंग थोड़ा हायर स्ट्रेंथ देता है मतलब उसके कंपैरिजन में सोल्डिंग के। तो इसमें और भी फ्लक्स के रूप में जैसे कि कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे बोरिक एसिड भी होता है, बोरेट्स होता है, फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ये सब भी फ्लक्स के रूप में यूज होता है। तो ब्राजिंग प्रोसेस का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पर थोड़ा सा ज्यादा हमें क्या हो, अच्छा स्ट्रेंथ की जरूरत हो, है ना, यानी कि विथ गुड ज्वाइंट स्ट्रेंथ, इंट्रिकेट लाइट वेट शेप, है ना। तो जहां पर लिटिल डिस्टॉर्शन हो रहा हो तो वहां पर भी हम लोग ब्राजिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है थर्ड हमारा जो एलिड प्रोसेस है वो है एडहेसिव बॉन्डिंग। तो एडहेसिव बॉन्डिंग क्या है, तो एडहेसिव बॉन्डिंग एक तरह का, एडहेसिव तो जानते ही हैं, ये एक चिपकाने वाला एक ग्लू होता है, मतलब चिपकाने वाला एक, जैसे हम लोग फेविकॉल, हम लोग बहुत नाम सुनते हैं, फेविकॉल, फेविक्विक, है ना। तो फेविक्विक हो गया, तो ये सब जो है क्या है, ये सब एडहेसिव बॉन्डिंग है, मतलब हो गया कि ये चिपकाने में काम आता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है। हम लोग बहुत सारे खास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री में देखते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में एडहेसिव बॉन्डिंग का काफी ज्यादा यूज होता है, मतलब प्लास्टिक सबको, दो प्लास्टिक को चिपकाने के लिए अब वहां पर वेल्डिंग तो नहीं करता है, क्योंकि वेल्डिंग करेगा प्लास्टिक तुरंत पिघल जाती है, शेप खराब हो जाएगा। तो दो प्लास्टिक को जो चिप ज्वाइंट करने के लिए भी यही एडहेसिव बॉन्डिंग का यूज करता है। तो एडहेसिव बॉन्डिंग में सिंपल ये क्या है, एक तरह का थर्मोसेटिंग टाइप का मतलब ग्लू होता है, जिसको हम एक बार यूज करेंगे, यानी एक बार चिपका देंगे तो फिर ये दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों, ये जो एडहेसिव बॉन्डिंग होता है, ये जो दो प्लेट को जो चिपका देता है, यानी एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख दिए और इसके बीच में हम लोग एडहेसिव बॉन्डिंग वाला जो फेविकॉल, फेविक्विक या और भी जो बहुत सारा जो है मतलब आता है, उसको हम लोग डाल देंगे और फिर इसको हम लोग ठंडा होने देते हैं, तो देखते हैं कि दोनों के बीच में काफी जो है मजबूती का ज्वाइंट हो गया। तो ये जो ज्वाइंट क्रिएट होता है वो बाय केमिकल मीन्स, मतलब केमिकल, केमिकल गुण है कि जो भी एडहेसिव के रूप में हम यूज कर रहे हैं उसका केमिकल गुण है कि वो क्या कर लेता है, दोनों ही प्लेट के सरफेस को इतना टाइटली बॉन्ड बना लेता है तो उसके साथ कि ये मतलब उसको एक तरह का सॉलिड ज्वाइंट दे देता है। तो एडहेसिव कर बॉन्डिंग करने के लिए भी सेम चीज है कि इसको, इस एडहेसिव अप्लाई करने से पहले हम लोग उस सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, है ना, ब्रश से क्लीन करते हैं या कोई स्प्रे करते हैं या रोलर कोटिंग करते हैं, डिपिंग करते हैं, मतलब उस सरफेस को बहुत अच्छा से हम लोग पहले साफ करते हैं, क्योंकि अगर उस पर गंदगी रहेगा तो एडहेसिव बॉन्डिंग जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर गंदगी डस्ट है और इसी पर हम एडहेसिव बॉन्डिंग डाल देंगे तो एडहेसिव क्या करेगा, ये डस्ट के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। तो डस्ट तो सॉलिड मेटल के साथ तो ये पूरी तरह चिपका हुआ तो नहीं है, ये फिर क्या होगा, डस्ट जैसे ही ये सॉलिड प्लेट को छोड़ेगा तो ये एडहेसिव भी उखड़ जाएगा। हम लोग कहते हैं कि ज्वाइंट जो है बहुत जल्दी टूट गया। तो उसके लिए सरफेस का क्लीनिंग, तीन, चाहे सोल्डिंग हो, ब्राजिंग हो, एडहेसिव बॉन्डिंग हो, तीनों में सरफेस का क्लीनिंग बहुत नेसेसरी है कि हम फर्स्ट ऑक्साइड लेयर को अच्छी तरह से हटाएंगे, जितना अच्छा तरह से हटाएंगे उतनी ही ज्वाइंट हमारा क्या होगा,
ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो फिर वही है कि साफ कर दिए सरफेस को, फिर उसके बीच में जो हम लोग टाइप्स ऑफ एडहेसिव है या जो भी सॉल्वेंट है वो भी उसको हम लोग डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर दूसरा प्लेट को हम रख देते हैं, या फिर दोनों प्लेट को पहले डाल के और उसमें पहले हम जो एडहेसिव है डाल देते हैं, वो भी बाय कैपिलरी एक्शन से फिल कर देता है। तो इस तरह से फिर हम उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं। तो आफ्टर जब ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये बॉन्ड क्रिएट कर लेता है प्लेट के साथ और एक मजबूत ज्वाइंट हमें दे देता है ना। तो इसका यूज भी आजकल हम लोग काफी ज्यादा छोटा छोटा चीज को चिपकाने के लिए हम एडहेसिव बॉन्डिंग का यूज करते हैं। फिर उसको भी हम कह रहे हैं कि एडहेसिव ज्वाइंट जो होता है वो जैसे कि वाटर से इंसुलेट करने में, कोई भी चीज जैसे उसमें पानी ना घुस जाए तो एडहेसिव ज्वाइंट कर देते हैं। कोई गैस प्रेशर हो गया या एडहेसिव बॉन्ड बिटवीन हाई डैम्पिंग कैपेसिटी एंड दस हाई फटिग रेजिस्टेंस, कराई के एडहेसिव ज्वाइंट को हम लोग बनाते हैं वाटर को रेसिस्ट करने के लिए, गैस प्रेशर को, या एडहेसिव बॉन्ड जिसका हाई डैम्पिंग कैपेसिटी है। अब देखिए डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब हो गया वाइब्रेशन, है ना, यानी कि जैसे ये दो प्लेट है और ये दो प्लेट जो है अंडर वाइब्रेशन में है। अगर हम इसको सॉलिड वेल्डेड ज्वाइंट अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा कि लगातार ये वाइब्रेशन में होने के कारण, ये वाइब्रेशन में है ये भी वाइब्रेशन में है, ये ज्वाइंट उखड़ जाएगा जल्दी, है ना। तो वहां पर हम एडहेसिव का यूज करते हैं। तो एडहेसिव जो होता है वो स्लाइट डिफॉर्मेशन को अलाउ करता है, लेकिन जो सॉलिड वेल्डिंग होता है वो थोड़ा सा भी डिफॉर्म करेगा तो वेल्डिंग उखड़ जाएगा। लेकिन एडहेसिव थोड़ा सा डिफॉर्मेशन भी हुआ एक लिमिट तक तब भी वो ज्वाइंट को बनाए रखता है। तो इसका यूज जो है रेलवे, कार्स, माइक्रोवेव रिफ्लेक्टर, है ना। मतलब अब रेलवे है उसमें बहुत सारा जैसे कोई सीट हो गया या कोई सर प्लेट हो गया, उसको चिपकाने के लिए हम लोग एडहेसिव का यूज करते हैं, है ना। और भी बहुत सारा यूज है जैसे एयरक्राफ्ट स्किन में, है ना, ब्रेक शू में, और एयरक्राफ्ट विंग टेल असेंबली में। तो बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो मतलब एडहेसिव से चिपकाया जाता है। अगला है हमारा सरफेसिंग। अब देखिए सरफेसिंग क्या है, सरफेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेसिंग समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेलवे का पटरी है, ये हमारा रेलवे का पटरी है और इस पर हमारा रेलवे का व्हील जो है ये लगातार जो है सो चलते रहता है ना। तो स्वाभाविक है कि जनरली जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इस जो रेलवे का व्हील है और ये पटरी है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर रबिंग करता है। तो रबिंग करने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये पार्ट घिस जाएगा जल्दी। तो ये पार्ट घिस, अब थोड़ा सा क्या हो गया कि ये व्हील चलते चलते जो है, क्योंकि जनरली ये जो होता है ट्रैक जो होता है वो मोर हार्ड होता है। व्हील को हम बदल सकते हैं लेकिन ट्रैक को बार बार हम नहीं बदल सकते हैं, तो ट्रैक को थोड़ा ज्यादा हार्ड बनाया जाता है और व्हील को उसके कंपैरिजन में कम हार्ड होता है। मतलब व्हील जो है वो ज्यादा घिसता है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये व्हील चलते चलते ये थोड़ा सा क्या हो गया, घिस गया। तो अब घिस गया, इसका डायमेंशन जितना होना चाहिए अब वो डायमेंशन कम हो गया। तो अब क्या हम इस व्हील को फेंक देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे इस व्हील को अब क्योंकि व्हील बहुत महंगा है, ये बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट है, तो इसको इतना जल्दी रिजेक्ट कर देना हमारे लिए मतलब नुकसान है। तो इसको हम लोग यही सरफेसिंग करते हैं। सरफेसिंग क्या होता है कि हम लोग ये व्हील है, व्हील के ऊपर हम क्या करते हैं कि लिक्विड मेटल को पिघला लेते हैं। वो क्या हो गया, एक लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड में चेंज हो गया मेटल। तो इस लिक्विड मेटल को हम लोग क्या कर देते हैं, व्हील के ऊपर स्प्रे करते हैं। मतलब हो गया कि जैसे स्प्रे होता है वैसे ही यहाँ पर छोटा छोटा ड्रॉप मतलब रूप में इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, मेटल का स्प्रे करते हैं। तो ये हॉट मेटल है, ये क्या होता है स्प्रे करने से ये पूरी तरह से जो व्हील का सरफेस है उसके साथ ये दो ज्वाइंट बना लेता है
और इस तरह से जितना हमारा इसमें घिस गया था, चलते चलते घिस गया था, रिक्वायर्ड डायमेंशन तक हम इस पर क्या करते हैं, मेटल को स्प्रे करके वापस उसको पूरा अपना जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसमें रीस्टोर कर देते हैं। तो इस तरह के ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सरफेसिंग। तो यहाँ पर एग्जाम दिया है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ रोल, यहाँ पर रोल का एग्जांपल लिया है कि रोल चूंकि वेरी एक्सपेंसिव है, तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग यही सरफेसिंग या फिर इसी को क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है, सरफेसिंग और क्लैडिंग करते हैं, यानी इस पर हॉट मेटल का स्प्रे करते हैं ताकि जितना मेटल इसमें घिस गया था उतना मेटल इस पर वापस डिपॉजिट हो करके रिक्वायर्ड डायमेंशन को फुलफिल कर दे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सरफेसिंग होता है उसमें है एक क्लैडिंग, हार्ड फेसिंग, बिल्ट अप, बटरिंग। अब पहले हम लोग क्लैडिंग को जानते हैं कि ये क्लैडिंग क्या है। तो क्लैडिंग है कि कोई भी मतलब जो हमारा जैसे कि एक प्लेट है या फिर हमारा ऐसा बोले कि कोई भी एक प्लेट है जिसके ऊपर हमको मान लीजिए कि जैसे थर्मल इंसुलेट ही करते हैं, थर्मल इंसुलेट। अब कोई ऐसा पार्ट है, मान लीजिए कि एक छोटा सा पाइप है, ठीक है, इस पाइप में मान लेते हैं कि इस पाइप से होकर के स्टीम फ्लो करवा रहे हैं, मतलब स्टीम फ्लो के लिए हम ये पाइप यूज कर रहे हैं। हम क्या चाहेंगे कि ये पाइप कंडक्टिंग हो या फिर इंसुलेटर हो। तो स्वाभाविक बात है कि हम चाहेंगे कि ये पाइप में हो क्या हो, मतलब इंसुलेटिंग हो, ताकि जो स्टीम इसमें से जा रहा है उस स्टीम का हीट जो है तो एटमोस्फेयर में ना चला जाए, हीट को मतलब उसका टेम्परेचर कंजर्व रहे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, यानी कि टॉप सरफेस को क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, मतलब एक दूसरा मटेरियल इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं ताकि वो इंसुलेटेड हो जाए। तो वही क्लैडिंग है। क्लैडिंग मतलब होता है, यहाँ पर दिया भी है कि इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो थीन शीट के रूप में होता है और इसको हम लोग बाय सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या गैस आर्क वेल्डिंग की मदद से इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, यानी कि एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो मतलब यही कहलाता है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग में जैसे थर्मल इंसुलेशन हो गया, फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस हो गया, वाटर रेजिस्टेंस हो गया कि कोई भी पार्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि उसमें वाटर न घुसे, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर वाटर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो वो ही प्रोसेस कहलाता है क्लैडिंग। दूसरा है हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग क्या है, तो हार्ड फेसिंग जैसे जो भी दो पार्ट रबिंग में है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक है और रेलवे व्हील है, ये एक दूसरे से क्या है, रबिंग एक्शन में है। तो स्वाभाविक है कि इसका सरफेस क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, है ना। तो हम मतलब है कि मान लेते हैं कि ये व्हील अगर हमारा ऐसे तो हाई कार्बन स्टील का हम मान लीजिए यूज करते हैं कि हाई कार्बन स्टील से हम लोग यहाँ पर रेलवे व्हील बनाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका टॉप सरफेस जो है तो हाई कार्बन स्टील तो हार्ड होता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सरफेस और ज्यादा हार्ड हो। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें टंगस्टन को मिला दें ताकि ये सरफेस और हार्ड हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि टंगस्टन मटेरियल का एक लेयर जो है इसके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं, यानी कि व्हील को हार्ड बनाने के लिए जो हम एक दूसरा मेटल का लेयर इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं हार्ड फेसिंग। मतलब आउटर अंदर का मेटल कुछ और है, लेकिन जो जो सरफेस रबिंग कंडीशन में उस सरफेस को हार्ड बनाने के लिए हम एक दूसरा मतलब हार्ड मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं, उसी को हार्ड फेसिंग कहते हैं। तीसरा है अब हमको बिल्ट अप। ठीक है, बिल्ट अप क्या होता है कि जैसे बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है कि काम करते करते बहुत घिस जाता है, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि इसको हम लोग वेल्ड किए, मान लेते हैं कि दो प्लेट को हम लोग क्या किए, वेल्ड किए, है ना, ये दो प्लेट को हम लोग यहाँ पर वेल्ड कर लिए, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा प्लेट है जिसका मान लीजिए कि यहाँ पर लंबाई है 10 mm, ठीक है, हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर 11 mm का,
कि यही हम लोग अगर मतलब ये बहुत कॉस्टली मटेरियल है और मतलब 10 mm है, 1 mm लेंथ इसका कम हो रहा है, अब 1 mm लेंथ के लिए इसको फेंक देना सही नहीं है या रिजेक्ट कर देना सही नहीं है। तो इस पर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मेटल 1 mm जो है हम लोग डिपॉजिट करते हैं, है ना, ताकि इसका जो हमारा डायमेंशन है वो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन के बराबर हो जाए, हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। तो उसी को हम लोग बिल्ट अप प्रोसेस कहते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड ओरिजिनल शेप या डायमेंशन को मिलाने के लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा मटेरियल का लेयर चढ़ाते हैं उसी को बिल्ट अप कहते हैं। अगला है बटरिंग। बटरिंग क्या है? तो बटरिंग बेसिकली हम तो वहां यूज करते हैं जहां पर हम लोग मान लेते हैं कि दो डिसिमिलर मेटल, जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेटल स्टील है और दूसरा मेटल जो है तो कास्ट आयरन है। अब दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, अगर हमको इस दोनों को ज्वाइंट करना है, ठीक है, तो ज्वाइंट करना है तो अब हम लोग फिलर मेटल के रूप में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ वेल्ड मेटल के रूप में कॉपर यूज कर रहे हैं। अब ये कॉपर ऐसा है कि ये कॉपर इस दोनों के साथ, कॉपर मान लीजिए कि अगर स्टील के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है लेकिन कास्ट आयरन के साथ नहीं बना पाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ऐसा मटेरियल ढूंढते हैं अलग से। मान लेते हैं कोई भी एक जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल का गुण ऐसा है कि ये स्टील के साथ भी कॉम्पैटिबल है, कास्ट आयरन के साथ भी कॉम्पैटिबल है और कॉपर के साथ भी कॉम्पैटिबल है, मतलब तीनों के साथ अच्छा ज्वाइंट बनाता है। तो हम क्या करते हैं कि जिंक मेटल को लाते हैं और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा लेते हैं स्टील के ऊपर, फिर इस कास्ट आयरन के ऊपर भी एक लेयर चढ़ा लेते हैं और तब जा करके फिर कॉपर कॉपर फिलर मेटल से हम लोग इसको वेल्डिंग कर देते हैं। तो इस तरह से अब जो ज्वाइंट बन गया वो हमारा ज्यादा मजबूत ज्वाइंट बन गया। तो इस तरह का जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग बटरिंग कहते हैं। तो बटरिंग या तो दोनों प्लेट पे हो सकता है, या मान लीजिए कि कॉपर के साथ अगर स्टील अच्छा से बॉन्ड बना लेता है लेकिन कास्ट आयरन के साथ नहीं बनाता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कास्ट आयरन के प्लेट पर बटरिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। तो ये भी प्रोसेस हो गया बटरिंग। तो इस तरह से हमारा सरफेसिंग प्रोसेस जो है जिसमें हम लोग 4 चीज, क्लैडिंग, हार्ड फेसिंग, बिल्डअप और बटरिंग, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।